हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का एडवांस स्टडी नेटवर्क के आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और मेरे बच्चों, आज का पूरा लेक्चर इसी बात पर डिस्कस होगा, इसी बात पर बेस्ड होगा। मैं आपको बहुत अच्छे यूनिक फैक्ट भी बताऊंगा, एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं डॉक्टर फिरोज शाह और आप लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेरे बच्चों, ये क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एक बार हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत इजी चीज है, सबने सुना भी होगा, एक बार मुझसे भी सुन लीजिए। हम लोग लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure of the liquid equal to the atmospheric pressure is called boiling point. ठीक है ना? तो अगर कोई पूछेगा what is the boiling point, तो आप बोलेंगे the boiling point of a liquid is that temperature at which its vapor pressure equal to the atmospheric pressure। तो आपने देखा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 180 एम, या इसी को आप बच्चों 760 मिलीमीटर एचजी भी बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ गई ना? इजी है ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, जब हम लोग किसी लिक्विड में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड लिया, सॉल्यूट डिसॉल्व किया, तो बेटा उसका जो वेपर प्रेशर होता है ना लिक्विड का, वो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। मतलब कोई भी हमने नॉर्मल लिक्विड दिया, अगर हमने उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया, तो आप देखेंगे कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, वो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट फॉर्म में लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जब आपने उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, याद रखना, कम हो जाता है। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों? कम हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, आगे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? या चलो पहले लाओ वाला स्टार साइन पॉइंट भी लिख दें। व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड की जगह अगर आप चाहें बच्चों तो सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। When solute dissolved in liquid, then vapor pressure decreased. Then vapor pressure is decreased. तो आपको याद रखना है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। सुनना बेटा, आपको मैंने अभी अभी बताया क्या?
अगर कोई पूछे व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent is called elevation in boiling point. Elevation in boiling point. ये तो आप देख सो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, एक बार फिर सुन लेते हैं। मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन, ये देखो माइनस है, माइनस वाला डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप जानते हैं, आप चाहें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से डिनोट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को आप चाहें तो मेरे बच्चों टीबी लिख सकते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आप चाहें तो मेरे बच्चों आप इसे टीबी नॉट भी लिख सकते हैं। था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने आराम से आपको बता दिया और आपको एक बार में क्लियर भी हो गया होगा। बच्चों अब मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ इसके अलग अलग फॉर्मूले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जो बनते हैं उनसे रिलेटेड बेटा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, आप पूरा कंसंट्रेशन रखना, आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चों। एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनो, एक मैं आपको अभी पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं पॉइंट, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पॉइंट आपको देखना क्या है। पॉइंट, एलिवेशन इन boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। वो कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब अरे आप ऐसे लिख सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीबी, लिखते हैं ना डेल्टा टीबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद करो मैंने रॉल्स लॉ में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था, ये होता है पी नॉट माइनस पी एस, यानी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पी नॉट माइनस पी एस। मेरे बच्चों आप जानते हो, आप इसी को लिख सकते हो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, पी नॉट माइनस पी एस को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी। और बेटा एक बात याद करो, जब मैंने आपको रॉल्स लॉ बताया था तो वहां पर एक रिलेशन आया था कि जो डेल्टा पी होता है यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है मेरे बच्चों एन बी अपॉन एन ए के। यहाँ एन बी क्या है बेटा, एन बी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, एन बी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एन ए क्या है मेरे बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो बेटा, अगर आप चाहो तो इसी को लिख सकते हो क्या, कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए। इतना कर लेंगे ना अपन लोग, बिल्कुल कर लेंगे सर। क्या आप जानते हैं एन बी और एन ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन बी है मेरे बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने ले लिया डब्ल्यू बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया एम बी अपॉन, और यहाँ मोल्स ऑफ एन है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह लिखा हमने मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया। बेटा ये चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए। आपको मालूम ना ऊपर जाएगा, अपॉन हो जाएगा मेरे बच्चों एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
बेटा मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, क्या आपको याद रखना है फॉर अ सॉल्वेंट, फॉर अ सॉल्वेंट क्या होता है यहां पर बेटा, सॉल्वेंट के लिए, किसी भी सॉल्वेंट के लिए मेरे बच्चों पी नॉट, और याद रखना है उसका जो मोलर मास है वो याद रखो मेरे बच्चों कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोल दिया, अरे मैंने बोल दिया किसी भी सॉल्वेंट का, जो प्योर सॉल्वेंट होता है ना, उसका वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। कोई भी प्योर सॉल्वेंट ले लो, उसका वेपर प्रेशर मेरे बच्चों कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स है। और बेटा सॉल्वेंट कोई भी ले लो, उसका मोलर मास भी फिक्स है। तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है। तो हम चाहें तो जानते हो बच्चों यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, क्योंकि मेरे बच्चों ये चीज क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। हमने अभी यहाँ पर ये हो गया, तो हमने यहाँ पर ये कर दिया डब्ल्यू बी एम बी आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये हमने कांस्टेंट कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास स्टेप बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने एम ए को कांस्टेंट कर दिया, तो देखो यहाँ वाले फॉर्मूले से जो फॉर्मूला था यहाँ से हमने हमें हटा दिया क्योंकि कांस्टेंट हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा क्या आप जानते हैं, अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर। तो देखो ये आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, और ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन हो जाएगा एम बी इंटू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यू ए। बेटा क्या आप जानते हैं यहाँ के क्या होता है, तो याद रखना वेयर K is elevation constant, elevation constant। तो हम लोग यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों को K को क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं बच्चों एलिवेशन कांस्टेंट। बच्चों अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, यानी कि यहां तक हो गया, अब हम लोग इसके आगे इसी बात को लेकर चलने वाले हैं। क्या बेटा, देखो मेरे बच्चों आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए इफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू हम मेरे बच्चों 1 मोल ले लें, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू, अरे डब्ल्यू बी होता है मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद करो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को ही तो आप मोल्स बोलते हैं ना, तो ये चीज मोल्स है। तो अगर हमने डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू मेरे बच्चों 1 मोल ले ली, और मान लो मेरे बच्चों मैंने डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू ए की जो वैल्यू है वो बच्चों मान लो मैंने 1 ग्राम ले ली, क्या ले ली बच्चों 1 ग्राम। तो आप जानते हो अब क्या होगा, अब बेटा ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी दे दोनों की वैल्यू मिला के हम लोग पुट करेंगे 1, और डब्ल्यू ए की वैल्यू भी पुट करेंगे 1। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के। क्या मिल गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के। ये पहली कंडीशन हमारे पास आ गई, इस कंडीशन में डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के हो जाएगा। क्लियर, अभी और समझो मेरे बच्चों, अगर मान लो हम लोग क्या करें सर, अगर हम बेटा इफ हम लोग डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू मान ले बच्चों 1 मोल, बिल्कुल मान ली सर, और डब्ल्यू ए की वैल्यू हम मान ले 100 ग्राम, कितनी मान ले 100, ऊपर वाली कंडीशन में 1 ग्राम मानी थी, तब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के आया था, और अब हमने डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू 1 मोल मानी और डब्ल्यू ए की वैल्यू 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर दी। तब आपको मालूम है यही वाला फॉर्मूला, इसी में वैल्यू पुट करो तो हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, आपको मालूम है ये वैल्यू 1 है, डब्ल्यू ए लेकिन 100 है। ये वैल्यू क्या है बेटा, देखो ये जो वैल्यू है ये बेटा 1 है ना, और डब्ल्यू ए की जगह आप 100 पुट कर दो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आएगा के अपॉन 100। मेरे बच्चों क्या आप जानते हैं के कांस्टेंट है, अरे बिल्कुल बता मालूम है सर, आपने बताया था। के क्या है बेटा, के है कांस्टेंट। देखो यहाँ के को हमने कांस्टेंट लिया था, के कांस्टेंट है, 100 भी आपको मालूम है एक नंबर है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों की जगह हम एक न्यू कांस्टेंट लिख दे रहा है के डैश। क्या लिख दे रहा है बच्चों, के डैश। के डैश क्या कहलाएगा, के डैश कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के डैश क्या है बच्चों? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के डैश क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। याद रखना बेटा, मोलर को हम लोग मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं। तो इसे चाहे आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलो बच्चों, या इसी को आप मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना। अब बच्चों अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं k अपॉन 100 इज इक्वल टू के डैश। तो बेटा 100 का मल्टीप्लाई करो तो k इज इक्वल टू 100 इंटू के डैश हमारे पास वैल्यू आई। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे इक्वेशन को 1 डाल दे रहे हैं। क्यों 1 डाल दे रहा है? अब ये जो k की वैल्यू आई है, इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे k की जगह। ये जो k है ना, k की जगह पुट करेंगे तो देखो बेटा एक फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिला? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू के डैश इंटू हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू बी अपॉन हो जाएगा एम बी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू ए। ये बच्चों देखो मुझे एक फॉर्मूला मिला, इसे मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे ये फॉर्मूला था, इक्वेशन नंबर सेकंड हमें ये फॉर्मूला मिल गया। क्या आपको जान मालूम है, इस फॉर्मूले से हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? तो अगर कोई पूछे आपसे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अरे के डैश को आपने बोला था ना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां पर इसी के डैश की आप डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सुनो जरा, आप लिख सकते हैं, ध्यान देना, आप लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हैं इफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस dissolve in 100 gram of solvent. If 1 mole of substance dissolve in 100 gram of solvent, then क्या होगा? Then आपको लिखना पड़ेगा elevation in boiling point equal to the elevation constant। आपको याद रखना है elevation कांस्टेंट जो होता है ना, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहा है। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक बार लिख देंगे डेफिनेशन, क्योंकि आपके काम आएगी। तो आप लिखेंगे बेटा क्या? इफ 1 मोल सॉल्यूट की जगह सब्सटेंस, कोई दिक्कत? 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन एलिवेशन या मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इक्वल टू द, हम टीबी लिख दे रहे हैं बच्चों, जगह नहीं है, टीबी का मतलब आप समझ जाएंगे, इक्वल टू द टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया ना? तो मैंने बताया इफ 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? समझ में आ गई ना मेरे बच्चों डेफिनेशन? बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं, कई बार एग्जाम में आपको यूनिट पूछता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट क्या होती है। तो बच्चों यूनिट होती है यूनिट ऑफ के
के डैश मतलब समझ गए ना, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है बेटा, याद रखना, केल्विन पर मोल, या बच्चों इसकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल भी हो सकती है। तो इसकी यूनिट केल्विन पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल हो सकती है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, कहां सर? अब बेटा एक बात सोचो, अभी फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन आई, अब हम थर्ड कंडीशन आते हैं, क्या है? इफ WB अपॉन MB इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 मोल, बहुत बढ़िया, फिर 1 मोल ले लिया, एंड WA इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1000 ग्राम। अब WA हमने 1000 ले लिया, देखो पिछले वाली कंडीशन में हमने WA 100 ग्राम लिया था, इस बार WA 1000 ग्राम ले लिया। तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं, हम लोग बहुत आराम से वैल्यू पुट करते हैं। आपको मालूम है, इक्वेशन फर्स्ट पे फिर से वापस लौट आओ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्या आप जानते हैं मेरे बच्चों? क्या आप जानते हैं क्या सर? अरे बेटा WB अपॉन MB की वैल्यू देखो 1 ले ली हमने, बहुत बढ़िया, और WA की वैल्यू देखो 1000 ले ली, ये देखिए 1000 है ना, ये वैल्यू सारी पुट करो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आएगा K अपॉन 1000। ओके, K अपॉन 1000। अरे बच्चों K कांस्टेंट है, 1000 तो वैसे ही वो भी कांस्टेंट नंबर होता है, तो आप इन दोनों की जगह नया कांस्टेंट यूज करेंगे KB, वेयर KB इज कॉल्ड, KB क्या है? KB को बोलते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन, जगह की कमी पड़ रही है हमेशा की तरह, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये है बेटा। तो KB क्या है मेरे बच्चों? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या आप जानते हैं बच्चों K अपॉन 1000 इज इक्वल टू तो है KB, तो आप लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1000 इंटू KB, हो गया ना। अब बेटा K की ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में सजाओ, फर्स्ट में डेकोरेट कर दो बेटा। तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को? आपको मालूम है हम K की जगह K की ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू KB इंटू, देखो आगे की वैल्यू वही है WB अपॉन आ जाएगा मेरे बच्चों MB इंटू हो जाएगा मेरे बच्चों WA, ये आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू हमें मिल गई। और बेटा इसी को आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो बेटा, न्यूमेरिकल में ये सारे फॉर्मूले यूज होना है, तो बेटा ये हमारे पास आ गया 3rd। अब बेटा अभी तो याद करो हमने मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम लोग पढ़ लेते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? तो मैं आपको बता देता हूं, इफ, आपको याद रखना, इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 gram of solvent, then molal elevation constant is equal to the elevation in boiling point। इक्वल टू के बाद यहां भी मैंने शॉर्ट में डेल्टा टीबी लिख दी क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है ना। तो आपको मालूम है if 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent, then molar elevation constant is equal to the elevation in boiling point। ये मेरे बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी है। ओके, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। यहाँ देखो हम कवर कर दे रहे हैं, क्यों कवर कर दे रहे हैं? ध्यान रखना यहाँ पर जो यूनिट है ना बेटा, ये K डैश वाली यूनिट है, इसकी नहीं है। अब कई बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन
कि आप बता दो केबी की यूनिट क्या होती है। चलो यूनिट भी पढ़ लेते हैं, यहाँ थोड़ी इस जगह निकाल के केबी, केबी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। केबी की यूनिट होती है बेटा केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। जगह की थोड़ी कमी हो रही, चलो ऐसा करते हैं यूनिट थोड़ी देर में आपको बताते हैं। फिलहाल मैंने आपको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की मेरे बच्चों डेफिनेशन तो बता दी। ओके, कोई दिक्कत इतने में। मुझे मालूम है मेरे बच्चों को 1% की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, और आपको हर एक बात जो जो मैं समझा रहा हूं बेटा आपको 100% क्लियर हो रही, मुझे तो बस इतना मालूम। बच्चों अब हम लोग आगे इसी वाले पार्ट को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ स्टेप्स और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं मेरे बच्चों पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जरा, फिर मुझे इसमें से कुछ रब करना पड़ेगा, तब मैं आगे बता पाऊंगा, क्योंकि जगह की कमी हो रही। स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके ले लिया ना, ओके। अब मेरे बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके आगे का पार्ट, इसके आगे का पार्ट देखना जरा। बच्चों ये जो इक्वेशन थर्ड थी ना, देखो इसको मैं नीचे वाला पार्ट में रब कर रहा हूं मेरे बच्चों, ये नीचे वाला यहाँ ये रब कर देता हूं, है ना, ये रब कर दे रहा हूं। ये मैंने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं पूरा रब कर रहा हूं नीचे तक का, जिससे अपना को बात पूरी कंप्लीट हो जाए मतलब, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस वगैरह थी वो मैंने रब कर दी, बाकी मैं अभी लिखा रहने देता हूँ। सेकंड बेटा क्या तुम जानते हो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे बेटा के बी इन 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। क्या तुम्हें कुछ याद आया, मैंने तुम्हें मोलैलिटी कितने बार निकलवाई है, जाने कितने बार हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है। क्या तुम्हें देख के नहीं समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये मोलैलिटी की वैल्यू है, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। मतलब इस वैल्यू की जगह आप मोलैलिटी लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू हो जाएगा मेरे बच्चों मोलैलिटी, ये आ जाएगा। ओके मोलैलिटी आ गया मेरे बच्चों। क्या आप जानते हैं अब आप क्या कर सकते हैं, क्या अगर आप चाहें तो बेटा ये केबी को हटा दें तो कांस्टेंट है, और जब केबी को हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आएगा, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा मोलैलिटी, ये आ जाएगा। और बेटा अब यहीं पर हम तुम्हें केबी की यूनिट बना देते हैं। यहाँ पर केबी की यूनिट क्या है तो मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी, केबी का मतलब है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बेटा केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। सर ये कहां से आ गई, अरे भाई तुम खुद बताओ, डेल्टा टीबी की यूनिट जो है वो केल्विन में हो सकती है या डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकती है, और ये मोलैलिटी है, और केबी की यूनिट निकालना है, तो सीधी सी बात है मोलैलिटी ऊपर जाएगा तो इनवर्स और आ जाएगा, तो इसकी यूनिट बनेगी केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, या इसकी जगह आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड मोलैलिटी इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। याद रखना है आपको क्या बेटा, जो एलिवेशन कांस्टेंट है ना, ये जो अपन लोग बोल रहे हैं जिसे डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो बच्चों केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हम यूनिट चेंज नहीं करते बेटा, जिसमें दी होती है उसी में क्वेश्चन को रख के सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी ये दोनों यूनिट बन सकती हैं केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, या दूसरी यूनिट आ गई डिग्री सेंटीग्रेड मोलैलिटी इनवर्स, ये दोनों में से कोई भी, या आप इसकी जगह एक यूनिट और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या केल्विन किलोग्राम पर मोल, पर मोल, या इसकी जगह आ सकता है डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। तो बेटा इसकी देखो कई यूनिट यूज कर सकते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल,
ये बेटा आप एक एक बात नोट करना, क्योंकि हर एक बात पर क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं। अब अगर आएंगे तो वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होंगे सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये आपको इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? सुनो मेरे बच्चों, आपने अभी अभी देखा कि जो के डैश है और के बी डैश, या एक काम करते हैं बच्चों, पहले इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि अभी काफी कुछ अपन को और भी पढ़ना है, तो इसको रब कर देते हैं पहले, ठीक है ना। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बेटा कोई दिक्कत ना हो। ओके, ले लिया होगा। हम इससे पहले रब कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मेरे बच्चों, आप मेरी एक बात को बार बार ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको हर दिन हर वीडियो में ये बात कहता हूं, बच्चों आप नोट्स जरूर बनाना। और बच्चों अगर किसी बच्चे को स्पीड ऐसा लगे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो बेटा आप 2 के स्पीड करके, डबल स्पीड करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और अपने आप स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आप लोग के पास ये ऑप्शन यूट्यूब ने दिया हुआ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग इसको डबल स्पीड में देख सकते हैं। चलिए, तो बेटा देखिए, ये दोनों तरीके की हम लोगों ने क्लीनिंग कर ली, और अब हम लोग फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार। अब मैं बताने क्या जा रहा था आपको, मैं ये बता रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि जो के डैश है, इसे हम कह रहे थे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, और याद करो केबी को हम बोल रहे थे मोलर एलिवेशन ठीक है ना, ये बोल रहा था। मेरे बच्चों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि चाहे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो, इसी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, चाहे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो, दोनों में से कुछ भी हो मेरे बच्चों, याद रखना है कि इनकी जो वैल्यू है वो केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, समझो ना। यानी कि हर स्पेसिफिक सॉल्वेंट के लिए, चाहे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो, उनकी वैल्यू मेरे बच्चों फिक्स होती है। मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कभी भी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। नेचर तो छोड़ो, सॉल्यूट की अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करेगी कि अमाउंट कितना आपने सॉल्यूट में डाला, ये डिपेंड करती है ओनली नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो ये भी बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ के डैश एंड के बी इज डिपेंड्स on nature of solvent. Its value is not depends on nature of solute and amount of solute। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वैल्यू चाहे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की हो, चाहे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की हो, ये दोनों वैल्यू केवल किस पर डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट चेंज करोगे तो बेटा इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज होंगी।
ठीक है ना। लेकिन अगर आपने मान लो सॉल्यूट कोई भी डाला, मान लो आपने वाटर लिया, वाटर में आपने ग्लूकोज डाल दिया, समझे ना, तो जो वैल्यू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की होगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि आपने ग्लूकोज, आप यूरिया डाल दो, आप सुक्रोज डाल दो, इस पर डिपेंड नहीं कर रही, वो तो केवल वाटर पर डिपेंड कर रही कि हमारे पास जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है वो वाटर, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे बच्चों अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं। मैं आपको यहाँ एक टेबल बनवाने जा रहा हूं, आप देखिए जरा क्या है ये। हम लोग लिखेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट आर। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट के हम आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू यानी केवी की वैल्यू हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनो, सबसे पहले हमने लिख दिया सॉल्वेंट, दूसरे नंबर पर हम लिख दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड नंबर पर लिख रहे हैं हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केवी। अच्छा, सॉल्वेंट सबसे पहले हमने ले लिया बच्चों वाटर। सब जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है 0.52। इसके बाद हम दूसरा ले ले रहे हैं बेटा एसीटोन। सब जानते हैं एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर हम लोग इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देखें तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा 1.70। अब आ जाता है बेटा नेक्स्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 61.2 है मेरे बच्चों, और इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो 3.67 आएगी अप्रॉक्स, ठीक है। अब आ जाओ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मेरे बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 76.8 होगा, ठीक है ना, ये होता है। और बेटा अगर हम लोग इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देखें तो ये 5.02 होता है। इसके बाद बेटा मैं आ रहा हूं अगले पर, जो बेंजीन बहुत फेमस सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सब जानते हैं, फेमस है ऑलरेडी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको मालूम है इसका जो कांस्टेंट आएगा वो 2.70 है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इसके लिए बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सब जानते हैं 78.4 होता है अप्रॉक्स, और इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.15। ये बच्चों वैल्यू है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, और ये हमने सॉल्वेंट के साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी लिख दिया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। मेरे बच्चों कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू तो बता दी, अच्छी बात है, लेकिन सर आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू तो बताई नहीं, उसकी क्या होगी वैल्यू। बेटा अगर आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है ना, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की तो वैसे ही आ जाएगी। कैसे? इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। क्या वो फॉर्मूला है बेटा, मॉलिक्यूलर, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है मेरे बच्चों 10 इंटू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये है मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा ना मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू होता है 10 इंटू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब अरे अगर आपको मान लो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए दी है,
अब आपको मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की तो मालूम नहीं है, तो आप 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आप जानते हो वाटर के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.52 की जगह 5.2 हो जाएगी। ऐसा ही बेटा इस फॉर्मूले का यूज करके आप मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बड़े आराम से पता कर लेंगे। और बेटा ये एक अच्छा पॉइंट है, एक पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी एक बात और बताऊंगा। सर कितनी बातें और? अभी कुछ बातें बस, एंड होने वाला है, ज्यादा नहीं बचा है। आज का वीडियो कंप्लीट होने वाला थोड़ी देर में। बच्चों एक नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊंगा। क्या बेटा? आपको ध्यान रखना है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मेरे बच्चों ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ चाहे सॉल्वेंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो, ये मेरे बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं आते। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन आता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है, आपको याद रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है कॉलीगेटिव। तो ये आपको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना, ये भी आप लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट colligative properties, are not colligative properties, but elevation in boiling point is a कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात मेरे प्यारे बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे बच्चों इसके अलावा मैं अब आपको एक बात और बताऊंगा। अरे सर एक बात और, यस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फाइंड करने का एक और फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल में भी वो फॉर्मूला यूज होगा, समझे ना? तो हम लोग लिखेंगे फॉर फाइंड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, फॉर फाइंड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला आप लोग देख लें क्या होता है। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी फाइंड करने का फॉर्मूला है केबी इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। एलवी ये फॉर्मूला, केबी इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। बेटा यहां टी को आप सब जानते हैं टेम्परेचर बोलते हैं। टी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना? टी जो है बेटा वो टेम्परेचर इन केल्विन है। बेटा यहां पर जो आर जो एलवी जो आप देख रहे हैं, एलवी इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो एलवी हो गया यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया बच्चों। आर क्या है? आर सब जानते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। लेकिन मैं एक बात और बता दूं,
ये जो LV की वैल्यू है ना, जिसे हम लोग बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये बेटा 2 यूनिट में हमें मिल सकती है। एक ये मिल सकती है, आपको याद रखना है किसमें, ये मिल सकती है बच्चों जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम, या बेटा ये मिल सकती है हमें आपको कैलोरी पर ग्राम। समझ में आ रही है? मोस्टली क्वेश्चन में हमें ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट है LV की वैल्यू, ये या तो जूल पर ग्राम में मिल सकती है या मेरे बच्चों केल्विन पर ग्राम में मिल सकती है। तो बेटा दोनों कंडीशन के लिए जो गैस कांस्टेंट है R, इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। क्या होगी सुनो जरा, अगर मान लीजिए हमारे पास LV R गिवन इन जूल पर ग्राम, अगर LV की वैल्यू जूल पर ग्राम में गिवन है तो आपको R की वैल्यू यूज करना पड़ेगी 8.314, ये आप वैल्यू लेंगे। और अगर बेटा LV R गिवन इन कैलोरी पर ग्राम, अगर ये कैलोरी पर ग्राम में तो R की वैल्यू आपको 2 यूज करना। कितने यूज करना है मेरे बच्चों? 2। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको जूल पर ग्राम में दी जा रही है तो R यूज करेंगे 8.314, और अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी LV की वैल्यू आपको कैलोरी ग्राम में गिवन है, कैलोरी पर ग्राम में अगर गिवन है तो R की वैल्यू आप यूज करेंगे 2। कितने यूज करेंगे मेरे बच्चों? उस कंडीशन में आपको R की जो वैल्यू यूज करना है वो यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों 2। कितने यूज करना है? 2। अब बेटा बिल्कुल हम लास्ट पर आ चुके हैं, लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट में मैं आपको बच्चों अब एक ग्राफ और बता दूं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, बस वो और देख लो, खत्म हो रहा है। बच्चों आपको मालूम है हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जगह नहीं है तो हम यहीं पर हम लोग इसे प्लॉट कर दे रहे हैं। देखो ये बच्चों हमने ले लिया वेपर प्रेशर, ये ऊपर बढ़ रहा है, ये ले लिया मेरे बच्चों मैंने टेम्परेचर, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों हमने सबसे पहले लिया सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में हमने मान लिया कि ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने सेकंड कंडीशन में ले लिया सॉल्यूशन। तुम याद करो मैंने अभी जब आपको पूरी कहानी समझाई थी तो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो याद रखना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो नीचे की तरफ से आएगा। समझ में आ रही है ना? अब हमने वेपर प्रेशर से एक लाइन ली और यहां पर हम लोगों ने ये लगा दिया। बहुत बढ़िया। और इसके बाद इसको देखो हमने टेम्परेचर पर यहां मिला दिया। बहुत बढ़िया। और इस वाले पॉइंट को हमने यहां मिला दिया। ये जो आगे वाला टेम्परेचर है इसको हमने ले लिया T2, ओके, और जो ये पहले वाला टेम्परेचर है ऐसे हमने ले लिया T1। और मेरे बच्चों इन दोनों टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है इसे हमने लिया डेल्टा TB, यानी इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? तो ये बच्चों एक ग्राफ था जो मुझे बताना जरूरी था आपको, लास्ट था, तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बस मुझे लगता है कि अब हम इस वीडियो को ओवर कर दें। आज इसमें प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।